हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 है, ग्रीन स्टील की चुनौती पर एक लेख है, यूजीसी के नए नियमों पर जो बवाल मचा है वो है। साथ में पाकिस्तान में न्यायपालिका से जुड़ा एक बड़ा बदलाव है और हरियाणा की शिक्षा मॉडल पर एक रिपोर्ट भी। से पहले उस दस्तावेज से शुरू करते हैं जो पूरे देश की आर्थिक सेहत का आईना माना जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण। इसमें एक शब्द ने मेरा ध्यान खींचा, एंटरप्रेन्योरियल स्टेट। सुनने में तो बहुत भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन कह रहे हैं कि सरकार को अब सिर्फ नियम कानून बनाने वाले एक रेफरी की भूमिका में नहीं रहना चाहिए। अच्छा। एंटरप्रेन्योरियल स्टेट का मतलब है कि सरकार खुद एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचे। मतलब सरकार एक स्टार्टअप की तरह सोचे, जोखिम ले, नए नए प्रयोग करे और जरूरत पड़े तो फेल फास्ट लर्न फास्ट वाले सिद्धांत पर चले। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही इसका मूल विचार है। सरकार को एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक से बदलकर एक सक्रिय भागीदार बनना होगा। लेकिन इसी रिपोर्ट कार्ड में एक चिंता की बात भी है। सर्वेक्षण कहता है कि केंद्र सरकार ने तो अपना राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट काफी कम कर लिया है, लगभग आधा। ये तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन राज्यों का घाटा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो एक तरफ केंद्र का एंटरप्रेन्योरियल स्टेट बनने का ये टॉप डाउन विजन है और दूसरी तरफ राज्यों की अपनी जमीनी हकीकत है, जिसे कई बार रेवड़ी कल्चर या फिस्कल पॉपुलिज्म भी कहा जाता है। तो ये तो टकराव वाली बात हो गई। बिल्कुल, यहीं पर नीति और वास्तविकता का तनाव साफ दिखता है। FRBM एक्ट यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का लक्ष्य यही है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। और अगर एक हिस्सा अनुशासन में है और दूसरा नहीं, तो देश की आर्थिक गाड़ी पटरी पर नहीं रह सकती। सही बात। और वित्तीय चुनौतियों की बात करें तो एक और सेक्टर है जहां भविष्य का दबाव साफ दिख रहा है। हमारा अगला स्रोत स्टील उद्योग के बारे में है, जहां पर्यावरण का दबाव अब सीधे सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। हाँ, और ये दबाव अब कोई नैतिक सलाह नहीं, बल्कि एक ठोस आर्थिक मजबूरी बन चुका है। वो कैसे? यूरोपियन यूनियन ने CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू कर दिया है। CBAM? हाँ, आसान भाषा में कहें तो अगर भारत अपने पारंपरिक यानी कोयले से बने स्टील को यूरोप में बेचेगा तो उस पे इतना भारी कार्बन टैक्स लगेगा कि हमारा स्टील बाजार में किसी से मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। मतलब या तो स्टील बनाने का तरीका बदलो या फिर एक बड़ा बाजार खोने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल। स्रोत में एक और दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कार्बन लॉकिंग। ये क्या भला है? ये एक तरह का जाल है। मान लीजिए हमने आज हजारों करोड़ रुपए लगाकर कोयले पर आधारित एक नया स्टील प्लांट लगा दिया। अब वो प्लांट अगले 30-40 साल तक चलेगा। जाहिर है, तो हम चाहकर भी उसे बंद नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भारी निवेश हो चुका है। इसी को कार्बन लॉकिंग कहते हैं। अच्छा। यानी आप दशकों तक एक प्रदूषणकारी तकनीक में फंसकर रह जाते हैं। लेखक की चेतावनी यही है कि भारत इस जाल में न फंसे। तो फिर रास्ता क्या है? अगर कोयले का इस्तेमाल नहीं करना तो स्टील कैसे बनेगा? इसका जवाब है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन, ये शब्द हम आजकल बहुत सुन रहे हैं। ये सामान्य हाइड्रोजन से अलग कैसे है? बिल्कुल, देखिए, हाइड्रोजन तो पानी से ही बनता है, H2O। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पानी के अणुओं को तोड़ने के लिए बिजली कहाँ से ला रहे हैं। अच्छा। अगर आप कोयले से बनी बिजली इस्तेमाल करते हैं तो वो ग्रे हाइड्रोजन है, जिससे प्रदूषण होता है। अच्छा, तो ग्रीन का मतलब है कि बिजली भी ग्रीन सोर्स जैसे सोलर या विंड एनर्जी से आनी चाहिए। आपने पकड़ लिया। जब आप अक्षय ऊर्जा से बनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो जो हाइड्रोजन बनती है वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। और उससे बना स्टील फिर ग्रीन स्टील हुआ। हाँ, और जब आप उस ग्रीन हाइड्रोजन से स्टील बनाते हैं तो पूरी प्रक्रिया में कार्बन का नामो निशान नहीं रहता। ये भारत के 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस पर काम हो रहा है। दिशा में एक बड़ा कदम है। और नियमों की बात चली है तो हमारे अगला स्रोत भी नियमों से ही जुड़ा है, लेकिन इसका असर समाज पर कहीं ज्यादा गहरा है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी के उन विवादित विनियम 2026 की, जिन पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। हाँ, इस पर तो माहौल काफी गर्माया हुआ है। छात्रों का आरोप है कि ये नियम सामान्य वर्ग को विलेन की तरह दिखाते हैं। कैंपस में सुदामा कोटा और द्रोणाचार्य जैसे शब्द उछाले जा रहे हैं, जो दिखाता है कि हमारे समाज का जातिगत विभाजन कितना गहरा है। बिल्कुल। तो इस विवाद की जड़ क्या थी? इस विवाद के मूल में दो बड़ी समस्याएं थीं। पहली, भेदभाव की परिभाषा को लेकर नियमों में जातिगत भेदभाव को सिर्फ SC, ST और OBC समुदायों के खिलाफ हुए भेदभाव तक ही सीमित कर दिया गया था। अच्छा। इसका मतलब ये निकाला गया कि अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव होता है तो इन नियमों के तहत उसकी कोई सुनवाई ही नहीं है। ये तो एक पहलू हुआ,
लेकिन मैंने सुना है कि इसमें एक और बात थी जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी। वो क्या था? वो था शिकायतकर्ता की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखने का नियम। गुमनाम शिकायत। हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि शिकायत करने वाले को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत खतरनाक है। छात्रों का तर्क था कि ये प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ है। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, क्या आप इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। ये कानून का एक बहुत ही बुनियादी नियम है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑडी ऑल्टरम पार्टिम। ये तो लैटिन लग रहा है। हाँ, एक लैटिन कहावत है। इसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो, यानी आप किसी को भी बिना उसका पक्ष सुने दोषी नहीं ठहरा सकते। मतलब अगर मुझ पे कोई आरोप लगा है और मुझे ये पता ही नहीं कि आरोप लगाया किसने है, तो मैं अपना बचाव कैसे करूंगा? बिल्कुल। ये तो किसी पर भी गुमनाम तरीके से आरोप लगा दो और उसे अपना बचाव करने का मौका भी ना दो। ये तो वाकई खतरनाक है। बिल्कुल, यही छात्रों की मुख्य दलील थी। ये संविधान के अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन हो सकता है, जो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। तो आप कह रहे हैं कि आप भेदभाव खत्म करने के लिए ऐसा नियम नहीं बना सकते जो खुद ही न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हो? सही पकड़ा। न्याय के इसी सिद्धांत से जुड़ा हमारा अगला स्रोत पड़ोसी देश पाकिस्तान से, और इसे भारत के लिए एक चेतावनी की घंटी कहा जा रहा है। वहां ऐसा क्या हुआ है? वहां की संसद ने 27वें संशोधन के जरिए अपनी सुप्रीम कोर्ट की कई शक्तियां छीन ली हैं और एक नई संघीय संवैधानिक अदालत बना दी है। एक नई अदालत? हाँ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होगी। ये सीधे सीधे कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा पर हमला है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब अदालत तो तब भी रहेगी। फर्क बहुत बड़ा है। स्रोत में 17वीं सदी का एक शानदार किस्सा सुनाया गया है। इंग्लैंड के राजा किंग जेम्स प्रथम ने कहा कि कानून तो तर्क पर आधारित है और मेरे पास भी तर्क है, तो मैं खुद बैठकर फैसले करूंगा। अच्छा। तब वहां के मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड कोक ने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया था, राजा किसी इंसान के अधीन नहीं है, लेकिन वो ईश्वर और कानून के अधीन है। वाह, द किंग इज अंडर गॉड एंड द लॉ। हाँ, यहीं से विचार मजबूत हुआ कि कानून सबसे ऊपर है, राजा भी उससे ऊपर नहीं। ये तो लोकतंत्र की नींव है। यही कानून के शासन का सार है, जिसे एवी डाइसी ने 3 स्तंभों पर खड़ा किया: कानून की सर्वोच्चता, कानून के सामने सब बराबर और नागरिकों के अधिकार अदालतों द्वारा सुरक्षित। और पाकिस्तान में जो हो रहा है वो इसी नींव को कमजोर कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास क्या सुरक्षा कवच है? हमारे पास 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले से निकला बुनियादी ढांचे का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि संसद चाहकर भी भारत को एक गैर लोकतांत्रिक देश नहीं बना सकती, या नागरिकों से न्यायपालिका में जाने का हक नहीं छीन सकती? आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि ये सब संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होगा। और न्यायिक समीक्षा भी इसी का हिस्सा है। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति इसी मूल ढांचे का अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान में इसी शक्ति पर हमला हो रहा है, लेकिन भारत में हमारा संविधान और सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा करते हैं। चलिए, ये तो राहत की बात है। और सरकार के काम करने के तरीकों की बात करें तो हमारा आखिरी स्रोत शासन से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प मामला सामने लाता है: हरियाणा का शिक्षा मॉडल। हाँ, ये रिपोर्ट तो बड़ी मजेदार है। सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा और खोल भी दिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि आधे से ज्यादा नए कॉलेज दरअसल स्कूलों की बिल्डिंग में 2-4 कमरों में चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कहीं पर तो इतिहास पढ़ाने के लिए टीचर नहीं था, तो प्रिंसिपल साहब खुद ही क्लास लेने लगे। यहाँ गवर्नेंस की वही पुरानी दुविधा सामने आती है: पहुंच बनाम गुणवत्ता, यानी एक्सेस वर्सेस क्वालिटी। सरकार का इरादा अच्छा है कि उच्च शिक्षा हर किसी के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन क्या सिर्फ बिल्डिंग का नाम कॉलेज रख देने से शिक्षा की गुणवत्ता आ जाती है? लेकिन स्रोत में इसके एक सकारात्मक पहलू का भी जिक्र है। हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। घर के पास कॉलेज होने से खासकर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER काफी बढ़ा है। अच्छा। चक नहीं रहे तो पहुंच तो निश्चित रूप से बढ़ी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हम सिर्फ नामांकन के आंकड़ों को देखकर खुश हो सकते हैं? अगर एक प्रिंसिपल को इतिहास पढ़ाना पड़ रहा है, तो क्या वो असल में उच्च शिक्षा कहलाएगी? गुणवत्ता का क्या?
आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती है। नीतिगत स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को 50% तक ले जाना है। 50% तक? हाँ, हरियाणा का मॉडल उस लक्ष्य को हासिल करने का एक ज़मीनी प्रयास है। लेकिन जैसा आपने कहा, असली सवाल ये है कि क्या हम संख्या बढ़ाते बढ़ाते गुणवत्ता की बलि तो नहीं दे रहे? वैसे शिक्षा अब समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस संतुलन को साधें। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। पहला, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत को वैश्विक तूफानों के बीच एक उद्यमशील राज्य की तरह फुर्ती दिखानी होगी। लेकिन साथ ही राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य की जमीनी हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। दूसरा, पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन स्टील अब सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं बल्कि एक आर्थिक जरूरत बन गया है। हाँ, अब कोई विकल्प नहीं है। तीसरा, समाज और कानून के दायरे में हमने देखा कि चाहे UGC के नियम हों या पाकिस्तान का संशोधन, प्राकृतिक न्याय और कानून का शासन जैसे सिद्धांत किसी भी स्वस्थ समाज की रीढ़ होते हैं।